हे गाइस, नवाजिर फ्रॉम द nerdhunt.com और ये है मनी हाइस्ट सीजन 4 का कंप्लीट रीकैप। इस एग्जैक्ट सेम वीडियो का एपिसोड बाय एपिसोड वर्जन भी अवेलेबल है, तो अगर आप उस फॉर्मेट को प्रेफर करते हैं तो उसके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एपिसोड से। फर्स्ट एपिसोड ठीक सीजन 3 के बाद वाली स्टोरी कंटिन्यू करता है। रॉबर्स ने पुलिस की गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाकर उनसे जंग छेड़ दी है। तो उधर जंगल में प्रोफेसर पुलिस से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। रकेल के पास मिले हुए कैमोफ्लेज इक्विपमेंट से पुलिस ये समझ जाती है कि प्रोफेसर का पेड़ों के ऊपर छुपने का प्लान था, इसलिए वो बेधड़क होकर पेड़ों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी पलेर्मो प्रोफेसर को कॉल करके बोलता है कि उन्हें नायरोबी का ऑपरेशन करने के लिए एक सर्जन की जरूरत है। प्रोफेसर भी इसे समझाता है कि भाई अभी अभी हमने पुलिस की गाड़ी उड़ाई है जिसमें बहुत सारे पुलिस वाले आग से घायल हो गए हैं, अब वो हमारी मदद नहीं करने वाले। हमें पाकिस्तान में मौजूद एक सर्जन को वीडियो कॉल करके नायरोबी का ऑपरेशन खुद ही करना होगा। फिर एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एज यूजुअल प्रोफेसर और उसकी टीम ने इस सिचुएशन को हैंडल करने की भी तैयारी की होती है। वो जिस आर्मी ट्रक में बैठ के अंदर आए थे उसके अंदर सर्जरी का सारा सामान है, बट नायरोबी को इनके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं होता। ये इन्हें बता दिया कि मुझे गेट पर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हारे हाथों मारे जाने से अच्छा है कि जिंदा रहकर मैं जेल में सजा काटूंगी। फिर सारे रॉबर्स के बीच झगड़े चालू हो जाते हैं। आधे बोलते हैं कि नायरोबी का ऑपरेशन हम इधर ही अंदर करेंगे, तो आधे बोलते हैं कि नायरोबी अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेगी। बट फिर पलेर्मो आगे ने बताता है कि अभी अभी पुलिस वालों ने रकेल को मार दिया है और भूलो मत कि नायरोबी पर गोली उन्होंने ही चलाई थी, तो बाहर भेजने के बाद कोई इसका इलाज नहीं करेगा, बल्कि वो यही चाहते हैं कि ये मर जाए। इसके बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और नायरोबी को जबरदस्ती बेहोश करके उसकी ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। इस काम में हाथ बटाने पलेर्मो बैंक के गवर्नर को भी लेकर आता है, जिसे सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये लोग फिर पाकिस्तान में बैठे उनके सर्जन पार्टनर को कॉल करते हैं और उसके कहने के मुताबिक धीरे धीरे नायरोबी का ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। जंगल में भागते हुए प्रोफेसर को एक फार्म हाउस दिखता है। प्रोफेसर फिर जल्दी से फार्म की दीवार फांदकर अंदर चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है इस काले बैल से। प्रोफेसर किसी तरह उस बैल से अपनी जान बचाकर एक बॉक्स के नीचे छुप जाता है और अंदर से मार्सिल को कॉल करता है। इस एपिसोड में मार्सिल को जितना स्क्रीन टाइम मिला है मुझे लगता है वो उसके पूरे सीजन 3 के स्क्रीन टाइम से ज़्यादा है। तो मार्सिल बेसिकली प्रोफेसर का कम्युनिकेशन हैंडल कर रहा होता है और बाहर भटकते हुए पुलिस को गुमराह कर रहा होता है। प्रोफेसर मार्सिल को कॉल करता है और मार्सिल फिर क्लासिक 2 फोन उल्टे पुल्टे करके चिपकाने वाली टेक्निक को यूज़ करके प्रोफेसर का कॉल बाईपास करके पुलिस से कनेक्ट करता है। पुलिस फिर मार्सिल का फ़ोन ट्रैक करती है जो बाहर हाईवे पर तेज़ी से गाड़ी चला रहा होता है और इन्हें लगता है कि प्रोफेसर जंगल से भाग गया। पुलिस का हेड फिर सारी पुलिस फोर्स को प्रोफेसर समझकर मार्सिल के पीछे लगा देता है और प्रोफेसर फिर एक बार बाल बाल बच जाता है। प्रोफेसर फिर कॉल के दौरान सियारा को बोलता है कि मैं रकेल की मौत का बदला ज़रूर लूँगा, तुझे इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर वो सियारा से सर्जन की डिमांड करता है, जिसे सियारा सरासर मना कर देती है और बदले में उसे एम्बुलेंस ऑफर करती है कि तू नायरोबी को बाहर भेज और हम उसका इलाज करेंगे, जिसे ऑब्वियसली प्रोफेसर मना कर देता है। थोड़ी आनाकानी के बाद दोनों राजी हो जाते हैं कि पुलिस प्रोफेसर की टीम को 48 घंटे का टाइम देगी, जिसमें ना पुलिस उन पर हमला करेगी और ना ही वो पुलिस पर हमला करेंगे। और इसी 48 घंटों में अंदर मौजूद प्रोफेसर की टीम नायरोबी का इलाज करने की कोशिश करेगी। उधर बैंक में टोक्यो पलेर्मो से लीडरशिप का ओहदा छीनकर खुद लीडर बन जाती है, जिसके बाद पलेर्मो गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर हम एक फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि नायरोबी के उकसाने के बाद टोक्यो प्रोफेसर से जाके बोलती है कि रियो को छुड़ाने वाले इस मिशन को उसे खुद लीड करना है। बट प्रोफेसर इसे बताता है कि बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का ओरिजिनल प्लान तो पलेर्मो का था, हम तो बस उस प्लान को यूज करके रियो को छुड़ाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली लीडर वही होगा जिसे इस प्लान के बारे में छोटी सी छोटी चीज पता है। टोक्यो इस बात को मान लेती है, बट उसे बताती है कि अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं पलेर्मो को हटाकर खुद लीडर बन जाऊंगी। और अब उसने ऐसा ही किया। दूसरी तरफ एंजल रकेल को लेकर अपने हेडक्वार्टर जा रहा होता है, जहां ये लोग इसकी सुनवाई करेंगे। रकेल इसे बताती है कि कोर्ट चाहे कितना भी दिल बड़ा कर दे, बट मैंने इतने कानून तोड़े हैं कि मुझे एटलीस्ट 30 साल तो सजा काटनी ही पड़ेगी। मार्सिल फिर अपनी गाड़ी का फेक एक्सीडेंट करके उसके अंदर प्रोफेसर का खून और कुछ सबूत छोड़ता है, जिसको देखकर पुलिस को ऐसा लगेगा कि प्रोफेसर का एक्सीडेंट हो गया और अब वो जख्मी हालत में अपने पैरों पर भाग रहा है। मार्सिल फिर वहां से प्रोफेसर की लोकेशन ट्रैक करते हुए उस फार्म हाउस जाता है और उसे उस डब्बे से निकाल देता है। ये दोनों फिर किसी तरह उस काले बैल से अपनी जान बचाकर वहां से चले जाते हैं और इसी दौरान प्रोफेसर को बर्लिन की शादी याद आती है। तो अपेरेंटली बर्लिन ने टाटियाना से शादी की होती है, ये मालूम होने के बावजूद भी कि वो मरने वाला है। प्रोफेसर इस पल को इमेजिन करके काफ़ी इमोशनल होता है और फिर उसे रकेल की याद आने लगती है।
मार्सिल और प्रोफेसर फिर एक चुराई हुई वैन में बैठकर वहां से चले जाते हैं और जाते जाते रास्ते में दोनों के बीच का बॉन्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। जिस तरह प्रोफेसर ने रकेल को खो दिया था, वैसे ही मार्सिल ने अपने प्यारे डॉगी को खो दिया था। दोनों फिर एक दूसरे को सहारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। उधर बैंक में नायरोबी का ऑपरेशन करते वक्त रॉबर्स को O नेगेटिव और A नेगेटिव खून की जरूरत पड़ती है। मोनिका और डेनवर फिर हॉस्टेजेस के पास जाकर उनसे पूछते हैं कि तुम में से किसका ब्लड इससे मैच करता है। ओह बाय द वे, पिछले सीजन के दौरान आर्टुरो फिर से हीरो बनने के लिए बैंक के अंदर घुस गया था। तो जो फैन सोच रहे थे कि उन्होंने आर्टुरो से पीछा छुड़ा लिया, वो ये जान ले कि चाहे कितनी भी नफरत कर लो, ये बंदा आपका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। थोड़े डराने धमकाने के बाद कुछ लोग हाथ उठाकर कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप O नेगेटिव या A नेगेटिव से मैच करता है, जिसमें आर्टुरो भी शामिल होता है। हमें लगा था कि आर्टुरो का प्लान था कि अंदर घुसकर पब्लिक की नज़र में फिर से हीरो बन जाना, बट इसका एक्चुअल प्लान कुछ और होता है। ये यहाँ पर मोनिका और डेनवर के बीच ब्रेकअप करवाने आया होता है ताकि वो अपने बच्चे के साथ रह सके। तो मोनिका's बेबी इज सन ऑफ आर्टुरो एंड आर्टुरो इज सन ऑफ अ बिच। फिर इन्हें पता चलता है कि आर्टुरो का ब्लड तो A पॉजिटिव है, जिसके बाद डेनवर इस पर भड़क जाता है कि अगर हम चेक नहीं करते तो गलत खून की वजह से नायरोबी की जान चली जा सकती थी। इसके बाद मोनिका और उसके बेबी को यूज करके आर्टुरो डेनवर को और उकसाता है। डेनवर फिर गुस्से में आकर आर्टुरो का थोबड़ा बिगाड़ देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। डेनवर को गुस्से में देखकर मोनिका उससे ब्रेकअप कर देती है, ये बोलकर कि मुझे ऐसे साइको गुस्से वाले के साथ रहकर अपना बच्चा नहीं बड़ा करना। ये दोनों अलग हो जाते हैं और इसी के साथ आर्टुरो का प्लान भी कामयाब होता है। बाय द वे, इस बंदी पर भी नजर रखना, लग रहा है ये भी बड़ी अनोइंग होने वाली है। ये लोग फिर ब्लड सैंपल्स लेकर नायरोबी के पास जाते हैं। वो पाकिस्तानी सर्जन इन्हें बताता है कि सिचुएशन थोड़ी खराब है और इन्फेक्शन को रोकने के लिए उन्हें नायरोबी के फेफड़े का एक हिस्सा काटना पड़ेगा। रियो और हेलसिंकी उसकी बॉडी को पकड़े होते हैं और टोक्यो सर्जन के कहने के मुताबिक धीरे धीरे ऑपरेशन कंटिन्यू करती है। ये बात उसका फेफड़ा काटने ही जाती है कि तभी अचानक बाहर पुलिस को पता चलता है कि रॉबर्स किसी से वीडियो चैट कर रहे हैं और फिर वो फटाक से सारा नेटवर्क जाम कर देते हैं। रॉबर्स और उस सर्जन के बीच का कनेक्शन टूट जाता है और नायरोबी धीरे धीरे अपने मौत से कनेक्शन बनाने लगती है। उस पाकिस्तानी सर्जन से कनेक्शन टूटने के बाद टोक्यो सिचुएशन को अपने हाथों में ले लेती है और अपना पूरा फोकस लगा के नायरोबी का ऑपरेशन सक्सेसफुली पूरा करती है। मार्सिल और प्रोफेसर फिर पुलिस की नज़रों से बचने के लिए मेन सड़क छोड़कर पीछे वाले कच्चे रास्तों से अपनी डर्ट बाइक्स लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान एंजल रकेल को सियारा के पास लेके जाता है, जहां पर वो उसकी पूछताछ शुरू कर देती है। उधर बैंक में आर्टुरो एक साथी होस्टेज को पट्टी पढ़ाकर उसके साथ कोई सीक्रेट प्लानिंग शुरू कर देता है। रियो फिर जाकर आर्टुरो का हाल चेक करता है और उसका टूटा फूटा चेहरा देखने के बाद डेनवर पर भड़क पड़ता है कि भाई अपने जज्बातों पर थोड़ा काबू रख, इतना गुस्सा ठीक नहीं। डेनवर फिर उल्टा रियो को ही डिप्रेशन में डाल देता है, ये बोल के कि टॉर्चर करने के बाद तू बहुत बदल गया है, टोक्यो जैसी लड़की को तूने छोड़ दिया, ये देखकर तो मुझे तेरी मर्दानी पे शक आने लगा है। और इसके बाद रियो का ज़बरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। अपने लीडरशिप के ओहदे को खोने के बाद पलेर्मो अब पगला गया है और वो अब गवर्नमेंट के उन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाहर जाने का प्लान बनाता है, ये सोच करके उसे इन डॉक्यूमेंट्स के बदले आज़ादी मिलेगी। फिर वहाँ पर टोक्यो और हेलसिंकी आते हैं और थोड़ी सी अनबन के बाद हेलसिंकी इसे इमोशनल ब्लैकमेल करके रोक लेता है, जिसके बाद टोक्यो इसे बैंक के बाकी के गार्ड्स के साथ बांध देती है। जैसे ही मोनिका को पता चलता है कि रियो के इमोशनल ब्रेकडाउन के पीछे डेनवर का हाथ है, वो गुस्से में आग बगोला होकर उसे समझाने जाती है। एज यूजुअल डेनवर भैया मामले को और बिगाड़ देते हैं और मोनिका फिर से अपने ब्रेकअप वाले डिसीजन पर अड़ी रहती है। बोगोटा फिर डेनवर को बुला के समझाता है और उसे एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप एडवाइस देता है कि जब सामने वाली इतने गुस्से में हो तब मामला ठंडा होने तक सॉरी बोलना ही बेस्ट ऑप्शन होता है। टोक्यो फिर प्रोफेसर को कांटेक्ट करके पलेर्मो के भागने के प्लान के बारे में बताती है और उसे बोलती है कि मिशन अब मैंने मेरे हाथों में ले लिया है। प्रोफेसर इसे बोलता है कि संभाल के, मैं किसी और को खोना नहीं चाहता। टोक्यो उसे फिर रकेल की मौत के बारे में डिटेल में पूछती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। प्रोफेसर की कहानी सुनने के बाद टोक्यो समझ जाती है कि इसने रकेल की मौत को बस फोन पर सुना है और पुलिस वालों ने अभी तक ना उसकी मौत के बारे में मीडिया को कुछ बताया है और ना ही उसके अरेस्ट के बारे में। ये सुनकर प्रोफेसर की फाइनली आंखें खुल जाती है कि सियारा ने उसी का गेम उसी के साथ खेला है और रकेल अब भी जिंदा है और शायद पुलिस वालों के साथ अभी उसकी पूछताछ चली होगी। प्रोफेसर फिर जाकर ये बात मार्सिल को बताता है कि मुझे वापस मैड्रिड में बैंक के पास जाना है, मुझे पूरी गारंटी है कि रकेल वहीं बाहर पुलिस वालों के टेंट में मौजूद है, बस एक बार ये कंफर्म हो जाए उसके बाद मैं अपनी आगे की नई प्लानिंग शुरू कर सकता हूँ।
पहले तो मार्सिल को लगता है कि प्रोफेसर भी प्यार के चक्कर में पगला गया है, बट फिर किसी तरह प्रोफेसर उसको समझा लेता है। ये दोनों फिर भेज बदलकर बैंक के बाहर मौजूद प्रोटेस्टर के साथ मिलकर रकेल को ढूंढने लगते हैं। इधर थोड़ा शर्लॉक खेलने के बाद प्रोफेसर को यकीन होता है कि रकेल जिंदा है, बट उसे अब भी इसे कंफर्म करने के लिए पक्के सबूत की तलाश होती है। दूसरी तरफ बैंक के बाहर पुलिस के टेंट में सियारा रकेल का इंटरोगेशन शुरू कर देती है और धीरे धीरे उसके दिमाग के साथ खेलने लगती है कि क्या तू वाकई में उस क्रिमिनल के लिए अपनी बीमार माँ और बेटी को अकेला छोड़कर 30 साल जेल में जाना चाहती है। सियारा के भड़काने के बावजूद भी रकेल टस से मस नहीं होती और उसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद सियारे से बोलती है कि तेरा एक्स हस्बैंड अभी इस वक्त तुम्हारी वैन की तलाशी ले रहा है और मुझे पूरी गारंटी कि वहां से कुछ न कुछ सबूत मिलेगा ही, जिसके बाद वो इसकी माँ और बेटी को ढूंढ निकालेंगे। इधर ही अंदर एक कंसर्न्ड पुलिस ऑफिसर जाकर अपने बॉस को बोलता है कि हम आखिर कब तक रकेल को अरेस्ट करने वाली न्यूज़ को सीक्रेट रखेंगे, ये कानून के खिलाफ है। जिसके बाद इसका बॉस बोलता है कि तू मुझे कानून मत सिखा और तुझे जितना बोला गया है बस उतना ही कर। फिर ये बंदा परेशान होकर टेंट के बाहर चला जाता है और इसके बाद प्रोफेसर की नज़र इस ऑफिसर पे पड़ती है कि अगर ये बंदा टेंट के अंदर है तो इसे ज़रूर पता होगा कि रकेल जिंदा है कि नहीं। उसी रात फिर प्रोफेसर और मार्सिल इस पुलिस ऑफिसर का पीछा करते हुए उसके घर जाते हैं और उसे बंदूक दिखाकर उससे पूछताछ शुरू करते हैं। ये बंदा फिर सांस फूलने का नाटक करके इनके चुंगल से छूट जाता है और ऊपर खिड़की से नीचे स्विमिंग पूल में कूद जाता है। प्रोफेसर और मार्सिल फिर उस पुलिस ऑफिसर को नीचे जाकर पूल में से डूबने से बचाते हैं और फिर उसे ऊपर लाकर उसके सामने 2 ऑप्शंस रखते हैं। पहला कि हम तेरे घर में नकली बम लगाएंगे, तुझे 1 मिलियन यूरोज देंगे और बदले में तुझे बस हमें यह बताना है कि रकेल जिंदा है कि मर गई। अगर तू पकड़ा भी जाता है तो पुलिस को ये नकली वाले बम दिखा देना। दूसरा ऑप्शन, हम तेरे और तेरे बीवी की गाड़ी में असली बम लगा देंगे और तू हमेशा ये सोचता रहेगा कि वो बम फटेगा कब। अब चॉइस तेरी है, तू पैसा लेकर हमारी मदद करेगा या अपनी और अपने घर वालों की जान खतरे में डालकर उन कानून तोड़ने वाले पुलिस ऑफिसर का साथ देगा। इसके बाद ये बंदा उनके सामने सब कुछ उगल देता है कि हाँ, रकेल जिंदा है और वो अभी बैंक के बाहर पुलिस के टेंट में बैठी है। प्रोफेसर फिर इसे बोलता है कि मेरी ये घड़ी ले और बस इसे जाकर रकेल को दिखा दे। इसके बाद वो समझ जाएगी कि मैं जिंदा हूँ और उसे बचाने के लिए आ रहा हूँ। उधर डेनवर अपनी रिलेशनशिप को बचाने के लिए मोनिका के लिए सोने का दिल बना रहा होता है, तो दूसरी तरफ बोगोटा धीरे धीरे नायरोबी के पैर में पड़ने लगता है। सियारा ने उधर रकेल का जीना हराम किया होता है, ये लोग इसे रात भर सोने नहीं देते हैं। फिर हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि प्रोफेसर से चोरी छुपे रकेल ने फिलीपींस में अपने मम्मी को कॉल किया था और बाद में सिम कार्ड को माइक्रोवेव में जला दिया था। मतलब सियारा का शक बिल्कुल सही था। वैन में अभी एक ऐसा सबूत मौजूद है जिसकी मदद से ये लोग रकेल के फैमिली को ढूंढकर उसे प्रोफेसर के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाने के लिए ब्लैकमेल कर सकते हैं। प्रोफेसर का भेजा हुआ ये ऑफिसर फिर कॉफी लेकर रकेल के रूम में जाने की कोशिश करता है, बट फिर उसका बॉस उसे रोककर वहां से भगा देता है, ये बोल के कि अंदर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन चला है और रकेल सिर्फ और सिर्फ सियारा से ही बात कर सकती है। डेनवर फिर अपना सोने का दिल लेकर मोनिका को मनाने जाता है, बट फिर मोनिका और रियो को एक साथ देखकर वहां से चला जाता है। बोगोटा फिर इसे बोलता है कि भाई, उसका दिल जीतना है तो उसकी नज़र में फिर से एक अच्छा इंसान बन जा, ये सोने का दिल तेरे कुछ काम नहीं आने वाला। पलेर्मो फिर वहां मौजूद बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड को भागने के लिए उकसाता है कि अपना अंगूठे का जॉइंट तोड़कर वो आसानी से आज़ाद हो सकता है। पलेर्मो को पता होता है कि रियो फिलहाल डिप्रेशन का शिकार है, जिसकी वजह से उसे रात भर नींद नहीं आती। पलेर्मो उस गार्ड को बोलता है कि जब रियो पहरा दे रहा होगा तू तब भागना, इसका सिस्टम फिलहाल पूरी तरह से हिल चुका है, ये तुझ पर गोली वोली कुछ नहीं चलाने वाला। प्रोफेसर और मार्सिल फिर अपने अगले सीक्रेट अड्डे पर जाकर टोक्यो को कॉल करते हैं। प्रोफेसर फिर टोक्यो को बोलता है कि फिलहाल मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझा हुआ है, तो प्लीज़ जाकर पलेर्मा को ये बता दे कि रकेल जिंदा है। और प्रोफेसर चाहता है कि वो रकेल को पुलिस के चुंगल से भगाने का प्लान बनाए। टोक्यो फिर जाकर ये बात पलेर्मा को बताती है, जो फिलहाल तो कोई भी प्लान बनाने के मूड में नहीं होता। और हम फिर से एक बार फ्लैशबैक सीन में बर्लिन की शादी देखते हैं, जहां पर पलेर्मो, मार्सिल और बोगोटा तीनों मौजूद होते हैं और ये लोग बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान फाइनल कर रहे होते हैं, जिसके लिए इन्हें प्रोफेसर की ज़रूरत होती है। इधर इन्होंने फिर से एक बार कंफर्म कर दिया कि प्रोफेसर और बर्लिन भाई भाई हैं, बट सगे या सौतेले अभी तक शायद ये कंफर्म नहीं किया। प्रोफेसर इधर बर्लिन को बोलता है कि मुझे उस पलेर्मो पर ज़रा भी भरोसा नहीं है, उसका बहुत बड़ा ईगो प्रॉब्लम है और वो किसी और के लीडरशिप में बिल्कुल काम नहीं कर सकता। इसी दौरान शादी में एक गेस्ट बर्लिन के बो टाई का मजाक उड़ाता है, जिसे देखकर बर्लिन काफ़ी गुस्सा होता है। फिर वहाँ पर पलेर्मो आता है और प्रोफेसर को समझाता है कि मैं जानता हूँ तू मुझ पर भरोसा नहीं करता, बट मेरा बनाया हुआ प्लान मेरे लिए सब कुछ है।
मैं सबको धोखा दे सकता हूँ, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं मेरे प्लान को फेल नहीं होने दूंगा। और फिर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं। बर्लिन फिर उस गेस्ट का पीछा करते हुए बाथरूम जाता है और एक फोर्क लेकर ये करता है। मतलब बर्लिन और पलेर्मो दोनों साइको हैं और लगता है फाइनली इस शादी वाले फ्लैशबैक का पे बैक मिलने वाला है। दूसरी तरफ वैन की तलाशी लेते वक्त अल्बर्टो को ओवन के अंदर आधा जला हुआ सिम कार्ड मिलता है और उस सिम कार्ड की मदद से वो लास्ट कॉल ट्रैक करके रकेल की बेटी और माँ का पता लगाता है कि इससे लास्ट कॉल मिंदनाओ फिलीपींस में गया था। जैसे ही ये खबर सियारा के पास जाती है, वो भागते हुए जाके रकेल को बताती है कि देख, मैंने कहा था ना कि हम उनको ढूंढ लेंगे, हमें पता है कि वो फिलीपींस में हैं। फिर सियारा रकेल को एक और फाइनल ऑफर देती है कि हमें प्रोफेसर का पता बता दे और बदले में तुझे मिलेगी आज़ादी। हमने वैसे भी अभी तक तेरे अरेस्ट को पब्लिक नहीं किया है। ये सब वो पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है और फिर जाकर प्रोफेसर को बताता है। प्रोफेसर फिर से बोलता है कि अब तुझे कुछ भी करके अंदर जाना पड़ेगा और किसी भी हालत में रकेल को मेरी घड़ी दिखानी ही पड़ेगी। उधर रकेल अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है और वो अब सियारा को सब बताने के लिए तैयार हो जाती है। सियारा फिर खुश होकर रकेल के लिए कॉफ़ी मंगाती है और कॉफ़ी लेकर कौन आता है? यू गेस्ड इट, वो ऑफिसर। और फिर रकेल उसकी घड़ी देखकर अपना इरादा बदल देती है। उधर बैंक के अंदर डेनवर और टोक्यो थोड़ा फ्लर्ट करते हैं, बट फिर दोनों मोनिका और रियो को एक साथ देखकर परेशान हो जाते हैं। इनका ये रिएक्शन नीचे बैठा पलेर्मो भी देख लेता है। रियो इधर मोनिका को बता रहा होता है कि टॉर्चर होकर आने के बाद से वो एक रात भी ठीक से सो नहीं पाया है। जब भी ये आंखें बंद करता है उसे वही टाइम याद आता है। पलेर्मो के कहने के मुताबिक वो सिक्योरिटी गार्ड फिर हथकड़ी खोलकर भाग जाता है, बट रियो इसे रोक नहीं पाता और फिर इसे एंजाइटी अटैक आता है। इसी दौरान ऊपर नायरोबी को भी सीजर्स आने लगते हैं और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, करंट टाइम से 5 साल के पहले की कहानी। तो बर्लिन, पलेर्मो और प्रोफेसर बैंक ऑफ स्पेन जाते हैं वहाँ की सिक्योरिटी चेक करने। बर्लिन एक फेमस फाइनेंशियल एडवाइजर की आइडेंटिटी चुराकर बैंक के गवर्नर को मिलने जाता है और इसे बताता है कि जल्दी ही एक ज़बरदस्त रिसेशन आने वाला है जो 2008 वाले रिसेशन से भी बुरा होगा। गवर्नर फिर बर्लिन से इसका हल पूछता है, जिसके जवाब में बर्लिन उसे बोलता है कि बैंक के मैक्सिमम पैसों को तुम गोल्ड में कन्वर्ट कर दो और ला के उसे नीचे वाले सीक्रेट सेफ में रख दो। इसका मतलब इन्हीं के कहने पर बैंक के गवर्नर ने बेसमेंट वाली तिजोरी को सोने से भर दिया था और अब यही लोग आके वो सोना चुरा रहे हैं। जीनियस। फिर ये लोग बेसमेंट में गैस लीक से धमाका करके बैंक की सिक्योरिटी चेक करते हैं और फिर इन्हें पता चलता है कि गवर्नर की सिक्योरिटी तो काफ़ी तेज़ और तगड़ी है। इनके पास मिलिट्री ग्रेड के वेपन्स हैं और सिक्योरिटी टीम को लीड कर रहा होता है ये ऑफिसर गांडिया। यस, वही बंदा जो पिछले एपिसोड में रियो की कैद से भाग गया था। बर्लिन फिर बाहर आके प्रोफेसर को बोलता है कि इस गांडिया से पीछा छुड़ाने और इस चोरी को सक्सेसफुली अंजाम देने का बस एक ही रास्ता है, हमें इसे मारना पड़ेगा। प्रोफेसर इस बात से इनकार कर देता है कि नहीं, हम लोग खूनी नहीं हैं। ये सारे फिर घर जाकर गांडिया के बारे में और जानकारी निकालते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि ये बंदा निहायत ही काबिल और खतरनाक असासिन है जिसके पास स्पेशल ब्लैक ऑप्स की ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है। इन शॉर्ट समझो हमारे रॉबर्स के तो लग गए। पलेर्मो को ये सब पता था, इसलिए इसने जानबूझकर इसकी भागने में मदद की। उधर बैंक ऑफ स्पेन में गांडिया भागकर ऊपर नायरोबी के पास चला जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है। नायरोबी किसी तरह उसके ऊपर इंजेक्शन से हमला करके अपनी जान बचा लेती है। फिर ये बंदा उधर से भागकर कहीं छुप जाता है। इसी दौरान रियो और बाकी के रॉबर्स के बीच झगड़े होते हैं कि तूने उसे भागने कैसे दिया वगैरह। और फिर सारे रॉबर्स और गांडिया बैंक ऑफ स्पेन को अपना मैप बनाकर उसके अंदर लाइव एक्शन पबजी खेलने लगते हैं। मौके का फायदा उठाकर आर्टूरो भी एक रिबेलियन मुहिम चलाने की कोशिश करता है, बट फिर डेनवर हवा में गोलियां चलाकर सबको चुप करा देता है। बैंक के बाहर सियारा रकेल का स्टेटमेंट लेने की तैयारी करती है, बट रकेल अब अपना टैलेंट यूज़ करके सियारा के दिमाग के साथ खेलने लगती है। ये इसके होने वाले बच्चे और हस्बैंड को यूज़ करके उसे इमोशनल करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि 2 महीने पहले सियारा के हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई थी और इसी चीज़ को अपने दिमाग से निकालने सियारा दिन रात अपना सारा समय और दिमाग सिर्फ प्रोफेसर के पीछे लगा रही है। सियारा का यह कन्फ्यूजन सुनने के बाद उसके बॉस मतलब कर्नल साहब थोड़ा परेशान होते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि फिलहाल तेरे दिमाग की हालत इस केस को लीड करने के काबिल नहीं है। बट सियारा से समझाती है कि लुक ऑन द ब्राइट साइड, फिलहाल मेरा घर बार कुछ नहीं है, मतलब मैं एक रोबोट के जैसा अपना सारा ध्यान सिर्फ प्रोफेसर पर लगा सकती हूँ। और फिर ये मान जाता है। उधर बैंक के अंदर गांडिया अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग यूज करके रॉबर्स का शिकार शुरू कर देता है। पहले वो जाकर हेलसिंकी को फांसी पर लटकाता है, बट समय रहते टोक्यो और बोगोटा आके इसको बचा लेते हैं।
फिर ये जाकर सारे एक्सटर्नल कैमरा कनेक्शंस काट देता है। मतलब अब प्रोफेसर बैंक के अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं देख सकता। फिर ये एक सीक्रेट रास्ते के जरिए बैंक में मौजूद पैनिक रूम में जाता है, जहां मौजूद होता है ढेर सारा गोला बारूद और एक इंटरनल सर्विलेंस सिस्टम, जिसकी मदद से ये बंदा बैंक के अंदर सब पर नजर रख सकता है। आर्टुरो फिर अपने पार्टनर इन क्राइम को नींद की गोलियां खिलाकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ नायरोबी और बोगोटा की लव स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ती है। प्रोफेसर फिर अपने सीक्रेट लोकेशन से सियारा को कॉल करता है और उसे बोलता है कि हमारे बीच वाले ट्रूस यानी 48 घंटे के ब्रेक के बारे में सारी मीडिया को बता दो, ताकि मैं बेफिक्र हो सकूं कि तुम लोग इस बीच हम पर कोई सीक्रेट अटैक नहीं करोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारी मीडिया को बता दूंगा कि पहले तुमने रकेल को मारने का नाटक किया, फिर उसे इल्लीगली अरेस्ट करके अपना बंदी बनाया, और अब उसके माँ और बेटी को यूज करके तुम लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे हो। एंड डोंट वरी, मेरे पास इन सारी चीज़ों के सबूत हैं और मैंने ऑलरेडी रकेल की माँ और उसकी बेटी को दूसरी जगह पर पहुंचा दिया है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सियारा फिर इसे बोलती है कि काम की बात बता और तुझे बदले में क्या चाहिए वो बोल। फिर ये लोग प्रोफेसर के कहने के मुताबिक मीडिया को उनके बीच हुए ट्रूस के बारे में बताते हैं और फिर बैंक के अंदर मौजूद हॉस्टेजेस और रॉबर के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। बियर, ब्रेड और आलीशान खाना। एल प्रोफेसर इज बैक इन द फॉर्म। गांधिया फिर अपने पैनिक रूम में लगे सेफ कनेक्शन को यूज करके पुलिस को कॉल करता है। इनका कर्नल फिर इसे बताता है कि हमारे बीच तो फिलहाल ट्रूस है, मतलब आज और आने वाले 24 घंटे में हम तो कोई हमला प्लान नहीं कर सकते, बट अगर तू अनऑफिशियली अंदर मौजूद सारे रॉबर्स को मार देता है तो मैं तुझे स्पेन का हीरो बना दूंगा। कर्नल की इस बात को वो ऑफिसर भी सुन लेता है और जाकर ये चीज सीधा प्रोफेसर को बताता है कि कर्नल कानून के खिलाफ जाके अंदर मौजूद किसी असैसिन की मदद से तुम सबको मारना चाहता है। प्रोफेसर फिर जल्दी से जाकर ये बात टोक्यो को बताता है, बट फिर अचानक से गांधिया वहां आकर टोक्यो को अपने कब्जे में ले लेता है और यहाँ होता है एपिसोड 4 खत्म। एपिसोड 5 की शुरुआत भी एक फ्लैशबैक सीन से होती है, जिसमें मॉस्को और डेनवर उनके एक रिलेटिव को अपने गैंग में शामिल करने के लिए प्रोफेसर से परमिशन मांगते हैं। पहले तो प्रोफेसर मना कर देता है, बट बाद में बर्लिन उसे समझाता है कि हम इसका भेस बदलकर इसे आम हॉस्टेजेस के बीच रख सकते हैं और यह हॉस्टेजेस के साथ रहकर हमें कॉन्स्टेंटली उनके अपडेट्स देता रहेगा। प्रोफेसर फिर डेनवर के कजिन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है, जो अब एक लड़की बन चुका होता है। ये वही लड़की है जिसके ऊपर मैंने एपिसोड 1 में नजर रखने को कहा था। मुझे लगा था ये भी आर्टुरो जैसे अनोइंग होने वाली है, बट ये तो उल्टा आर्टुरो पर नजर रख के बैठी होती है। उधर बैंक के सीक्रेट बंकर में गांधिया ने टोक्यो को बांध कर रखा होता है और फिर ये वहां लगे पीए सिस्टम की मदद से सारे हॉस्टेजेस को बताता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इनके एक मेंबर को पकड़ लिया है और जल्द ही एक एक करके सबको ठिकाने लगा दूंगा। और ये रॉबर्स को बोलता है कि पलेर्मो ने ही उसकी भागने में मदद की थी, जिसके बाद ये लोग पलेर्मो को उठाकर ऊपर ले जाते हैं और सीधा प्रोफेसर को कॉल करते हैं। डेनवर की कजिन भी इस चीज को कंफर्म करती है कि हाँ, गांधिया सच बोल रहा है, मैंने देखा था कि पलेर्मो उसे अपना अंगूठा दिखाकर कुछ इशारे कर रहा था। प्रोफेसर फिर इसे बोलता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, तेरी वजह से अब इन सारों की जान खतरे में चली गई। इसके जवाब में पलेर्मो बोलता है कि ये सब मैंने मेरे प्लान के लिए किया था, मुझे वैसे भी तेरी टीम से ज्यादा मेरा प्लान प्यारा है। झूठ लगता है तो मेरी सूटकेस ओपन करके चेक करो, उसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि मफिन्स हैं। मैंने तो बस ये तेरे टीम के बीच हड़बड़ी मचाने के लिए किया था, ताकि ये लोग टोक्यो को हटाकर फिर से मुझे अपना लीडर बना दें। मतलब भाई का ईगो प्रॉब्लम आड़े आ गया। प्रोफेसर इसे बोलता है कि भाई तू अब लीडर बनने से तो रहा, बट मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। ये गांधी का प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मेरे टीम के साथ मिलकर काम कर, और तेरे साथ क्या करना है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। प्रोफेसर के कहने के मुताबिक ये लोग फिर सारे हॉस्टेजेस को नीचे लॉबी से ऊपर लाइब्रेरी में लेके चले जाते हैं, ताकि गांधिया इनके बीच घुसकर इन पर हमला न कर सके। नायरोबी लाइब्रेरी जाने से पहले नीचे जाकर अपने सोना पिघलाने वाले वर्कर्स का जोश बढ़ाती है और उन्हें मोटिवेट करने के बाद बोगोटा के साथ ऊपर लाइब्रेरी की ओर निकलती है और फिर लिफ्ट में, खैर हम इसके बारे में बात ना करें तो ये अच्छा है। उधर बंकर में गांधिया टोक्यो की अच्छी खासी सेवा कर रहा होता है, उसके जख्म पर मरहम लगा रहा होता है। इन शॉर्ट इस बंदे को टोक्यो के ऊपर अजीब सा क्रश होता है। ये टोक्यो को फिर बोलता है कि तू मेरा यहाँ पे ही वेट कर, मैं जाकर कुछ रॉबर्स का शिकार करके आता हूँ। फिर ये चोरी छुपे जाकर डेनवर और रियो के लिफ्ट में बम फेंक देता है। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके ये दोनों धमाके से किसी तरह बच जाते हैं, बट इस धमाके की आवाज सारे रॉबर्स सुनकर रियो और डेनवर की तलाश में आते हैं और यहाँ रॉबर्स और गांधिया के बीच एक जबरदस्त गन फाइट होती है। गांधिया अकेला सारे रॉबर्स पर भारी पड़ रहा होता है, बट फिर मोनिका इस पर पीछे से हमला करके इसका ध्यान भटकाती है।
गांडिया फिर वहां से मौका देखकर एसी वेंट्स में घुसकर भाग जाता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टूरो की। आर्टूरो का नींद की गोलियां खिलाकर लड़की का फायदा उठाने का नापाक प्लान कामयाब हो जाता है। मोनिका उस लेडी को लड़खड़ाते हुए देखकर उसका हाल पूछने जाती है और तब ये इसे बताती है कि आर्टूरो ने उसे कुछ गोलियां दी थी, उसे तब से चक्कर आ रहे हैं। इसके बाद आर्टूरो अपने अगले शिकार को ढूंढने चला जाता है और फिर इसकी नजर डेनवर की कजिन पर पड़ती है। गांडिया फिर ऊपर एसी वेंट से होता हुआ नायरोबी के पास पहुंचता है, जो अकेली बैठी बोगोता के आने का इंतजार कर रही होती है। गांडिया पीछे से आकर उसका गला पकड़ लेता है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। पिछले एपिसोड के रिकैप में एक चीज मिस हो गई थी। रकेल के इंटरोगेशन के वक्त सियारा से बताती है कि रियो ने टॉर्चर से बचने के लिए प्रोफेसर के सारे ट्रांसपोर्टर्स के नाम उगल दिए थे, जिसके बारे में रियो ने अभी तक प्रोफेसर को नहीं बताया। क्या इसका मतलब रियो इन्हें धोखा देने वाला है? लेट्स वेट एंड वॉच। गांडिया नायरोबी को पकड़कर वॉशरूम में बंद कर देता है और फिर सारे रॉबर्स उस वॉशरूम को घेर लेते हैं। डेनवर और रियो ऊपर एसी वेंट्स में घुस जाते हैं तो पलेर्मो और बाकी के रॉबर्स वॉशरूम के दरवाजे को घेर लेते हैं। गांडिया फिर समझ जाता है कि उसके भागने के सारे रास्ते ब्लॉक्ड हैं। फिर वो मेन दरवाजे में गोलियों से एक होल बनाकर नायरोबी का सर उसमें से बाहर निकालता है और पीछे उसके हाथ और पैर बांध देता है। गांडिया इन्हें बताता है कि अगर तुमने शान पत्ती करने की कोशिश की तो मैं इसका भेजा उड़ा दूंगा। नायरोबी फिर इशारा करके हेलसिंकी को गांडिया की पोजीशन बताती है, जिसके बाद हेलसिंकी बाहर से उस पर गोली चला देता है। वो गोली सीधा जाकर गांडिया के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगती है, जिसके बाद वो गुस्से में आकर नायरोबी के हाथ पर गोली मारता है और इन्हें बताता है कि अगली गोली इसके सर पर होगी। फिर ये सारे रॉबर्स को ब्लैकमेल करके उन्हें गाना गाने लगाता है। फिर फ्लैशबैक सीन्स में हम देखते हैं कि इस चोरी से पहले नायरोबी ने प्रोफेसर से उसका स्पर्म मांगा होता है। यप, क्योंकि इसे प्रोफेसर जैसा टैलेंटेड बच्चा चाहिए होता है। नायरोबी ये सब होने के बाद अपनी फैमिली बसाकर एक आम जिंदगी जीना चाहती है। थोड़ा सोचने के बाद प्रोफेसर इसकी बात मान लेता है, बट उसे बताता है कि हम प्रोफेशनल मेथड फॉलो करेंगे, ट्रेडिशनल नहीं। दूसरे फ्लैशबैक सीन होता है डेनवर और उसकी कजिन का, जहां हमें पता चलता है कि उसकी कजिन को सीक्रेटली डेनवर पर क्रश होता है। ओके। उधर अपने सीक्रेट अड्डे पर प्रोफेसर बैंक के ब्लूप्रिंट्स की छानबीन करके गांडिया के पैनिक रूम का पता लगा लेता है कि वो रूम गवर्नर के प्राइवेट वॉशरूम के पीछे है और फिर प्रोफेसर ये बात पलेर्मो को बताता है। बट अब भी प्रोफेसर का दिमाग सैचुरेशन में होता है, जिसे किक स्टार्ट करने के लिए वो वर्कआउट करने लगता है। एक इंटेंस वर्कआउट सेशन के बाद प्रोफेसर का दिमाग फिर से दौड़ने लगता है और वो पाकिस्तान में बैठे अपने एक मेंबर को कॉल करके उसे उस प्लेन को ट्रैक करने बोलता है जिस प्लेन में सियारा ने रियो को स्पेन लाया था। फिर ये बंदा पता लगाता है कि वो फ्लाइट अल्जीरिया के टिमीमोन नामी टाउन से उड़ी थी, जहां का एयरपोर्ट एकदम सुमसाम रेगिस्तानी इलाके में है। प्रोफेसर फिर से बोलता है कि वेदर सैटेलाइट्स की पुरानी इमेजेस चेक कर, जिसकी मदद से इन्हें पता चलेगा कि ये लोग रियो को एयरपोर्ट किस कार में और कहां से लाए थे। प्रोफेसर फिर मार्सिल को अल्जीरिया के उस टिमीमोन टाउन में जाने को बोलता है। मुझे लगता है कि प्रोफेसर का प्लान है सियारा के उस सीक्रेट टॉर्चर वाले अड्डे का पता लगाना और उस इंफॉर्मेशन की मदद से पुलिस को ब्लैकमेल करना। लेट्स सी। उधर बैंक की लाइब्रेरी में आर्टूरो फिर से अपनी हरकतों पर उतर आता है और लोगों को रिबेलियन करने के लिए उकसाता है। नायरोबी की नर्स फिर इसे बताती है कि इसने पुलिस का भेजा हुआ वो फोन चुरा लिया है जिसकी मदद से नायरोबी सियारा से बात कर रही थी। कमीना आर्टूरो फिर ये फोन लेकर वहां बैठे एक होस्टेज को थमा देता है और उसे बोलता है कि इसमें जो भी नंबर सेव है उसको डायल कर दे। ये लोग मुझ पर तो शक कर सकते हैं, बट तुझ पर कोई शक नहीं करेगा। वो बंदा फिर आर्टूरो के कहने के मुताबिक नंबर डायल कर देता है जो सीधा बाहर पुलिस से कनेक्ट होता है। फोन चालू रखकर आर्टूरो उन्हें अंदर का अपडेट देता है कि ऑलमोस्ट सारे रॉबर्स गांडिया से लड़ने के लिए चले गए हैं और हमें ऊपर लाइब्रेरी में बस एक ही रॉबर के साथ छोड़ दिया है। सियारा समझ जाती है कि बैंक पर हमला करने का ये परफेक्ट समय है। सारे रॉबर्स बिजी हैं और हॉस्टेजेस की रक्षा सिर्फ एक ही बंदा कर रहा है। और फिर ये लोग कर्नल की परमिशन लेकर बैंक पर एक सरप्राइज अटैक प्लान करते हैं। सियारा फिर रकेल को जाकर बोलती है कि तू तो मुझे प्रोफेसर के बारे में सब कुछ बताने वाली थी, बट कॉफी पीने के बाद ऐसा क्या हुआ कि तूने अपना इरादा बदल दिया। रकेल बोलती कि मैं तो पहले से ही तेरा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट सियारा को इसकी बात पर भरोसा नहीं होता। वो इसे बोलती है कि डोंट वरी, मैं इस बात का जरूर पता लगाऊंगी कि लास्ट मोमेंट पर तूने अपना इरादा क्यों बदला। टोक्यो उधर बंकर में बैठी एसी वेंट्स के थ्रू आने वाली आवाजें सुन रही होती है, जिसमें रियो और डेनवर गांडिया का बताया हुआ गाना गा रहे होते हैं। फिर टोक्यो को कुछ पुराना टाइम याद आता है, जिसमें नायरोबी इसे आकर बताती है कि प्रोफेसर अपना स्पर्म डोनेट करने के लिए मान गया। ये लोग फिर उसके बच्चे का नाम भी रख देते हैं और पार्टी करने लगते हैं। उधर बाथरूम में खड़ा गांडिया रॉबर्स को दो ऑप्शन देता है। पहला कि वो नायरोबी को अपनी शील्ड बनाकर बाहर आएगा और ये सारे उसे आराम से जाने देंगे, जिसके बाद ये नायरोबी को उनके हवाले करके भाग जाएगा। दूसरा ऑप्शन, ये नायरोबी को मार देगा और इनमें से कोई अंदर जाकर इसे मार डालेगा।
थोड़ा सोच विचार करने के बाद पलेर्मो की बात ना सुनते हुए ये सारे रॉबर्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग ऑप्शन 1 को चुनेंगे। गांडिया फिर नायरोबी को अपनी शील्ड बनाकर बाहर आता है और ठीक भागने से पहले उसे मार देता है। डेनवर इसका पीछा करते हुए जाकर गवर्नर के ऑफिस में बम फोड़ देता है और उधर बाकी के रॉबर्स नायरोबी की लाश के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि पुलिस रॉबर्स पर हमला करने ही वाली होती है। गांडिया पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके ऊपर टेरेस पर जाता है और कर्नल उसे पिक करने के लिए मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर भेजता है। वो हेलीकॉप्टर नीचे गांडिया की ओर रस्सी फेंकता है और उसी वक्त पुलिस का स्नाइपर एक रॉबर पर निशाना लगाकर कर्नल से उस पर गोली चलाने की परमिशन मांगता है। तो अब बात करते हैं कि इस सिचुएशन के 45 घंटे पहले ऐसा क्या हुआ था कि मामला इतना बिगड़ गया। तो शुरू करते हैं लास्ट एपिसोड की बाद वाली कहानी से। गांडिया नायरोबी को मारकर भाग तो जाता है, बट वो डेनवर के फेंके हुए बम से अब बुरी तरह घायल हो गया है। उस बम के टुकड़े गांडिया की बॉडी में घुस जाते हैं, जिसके कारण वो अंदर बंकर में जाकर बेहोश हो जाता है। फ्लैशबैक टाइम। हम फिर से प्रोफेसर और बर्लिन के बीच हुए उस कन्वर्सेशन वाले टाइम में जाते हैं। ठीक उससे कुछ मिनट्स पहले जब बर्लिन ने उसके टाई का मजाक उड़ाने वाले के साथ ये किया था। पहले मुझे लगा था कि ये बर्लिन के वेडिंग की पार्टी है, बट नहीं, ये लोग अभी बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर से मिलकर एक कॉकटेल पार्टी अटेंड करने आए होते हैं और वो गेस्ट इसी कॉकटेल पार्टी का होता है। एनीवेज, प्रोफेसर यहाँ बर्लिन को बता रहा होता है कि तेरा और पलेर्मो का प्लान अधूरा है। इसकी मदद से तुम सिर्फ सोना बाहर ला सकते हो, अपने गैंग को नहीं। पलेर्मो तेरे पैर में अंधा है और तू अपने हाइस्ट के। जिसके जवाब में बर्लिन इसे बोलता है कि भाई इसीलिए तो हमें तेरी मदद चाहिए, ताकि तू अपना दिमाग लगाकर सोने के साथ साथ रॉबर्स को भी सुरक्षित बाहर निकालने का प्लान बनाए। उधर बैंक में रॉबर्स प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते से जाकर गांडिया के पैनिक रूम को ढूंढ लेते हैं। बाहर पड़े खून को देखकर ये समझ जाते हैं कि गांडिया बुरी तरह से जख्मी हालत में है। ये लोग फिर प्रोफेसर को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमें वो पैनिक रूम मिल गया है, बट बुरी खबर यह है कि गांडिया ने नायरोबी को मार दिया। जिसके बाद प्रोफेसर एक मोमेंट के लिए निढाल हो जाता है, बट फिर वो किसी तरह अपने आप को संभाल लेता है और गांडिया के साथ साथ सारे पुलिस डिपार्टमेंट की बैंड बजाने का प्लान बनाता है। ये फिर पलेर्मो को बोलता है कि पहले तो तुम पैनिक रूम का सारा कम्युनिकेशन काट दो, फिर आधे लोग जाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करो और तब तक तू और रियो दीवार में होल कर अंदर स्लीपिंग गैस छोड़ो। गांडिया का पूरा ध्यान दरवाजे पर रहेगा और तब तक हम गैस की मदद से उसे बेहोश कर देंगे। बट ध्यान रखना, हमारे आगे के प्लान के लिए गांडिया का जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर ये लोग इसकी तैयारियों में लग जाते हैं। कर्नल फिर गांडिया को कॉल करता है, जो टोक्यो के सामने पैनिक रूम में बेहोश पड़ा होता है। फिर ये फोन की आवाज से उठ जाता है, बट इससे पहले कि वो फोन उठा ले, बोगोटा पैनिक रूम के सारे कम्युनिकेशन काट देता है। अंदर के फोन लाइंस और सर्विलेंस सिस्टम सब बंद हो जाते हैं। मार्सिल उधर अल्जीरिया में कुछ लोकल बंदों के साथ रियो के उस टॉर्चर अड्डे को ढूंढ रहा होता है। जैसे कि मैंने कहा था, प्रोफेसर कुछ बड़ा गेम प्लान कर रहा है। बैंक के बाहर पुलिस की एक टीम दरवाजे पर लगे एक्सप्लोजिव्स डिसेबल करके अंदर जाने की तैयारी करती है कि अचानक दरवाजा खुल जाता है और गवर्नर के 4 बॉडीगार्ड्स नायरोबी की लाश को लेकर बाहर आते हैं। ये देखते ही बाहर की सारी पब्लिक शांत हो जाती है। रकेल भी ये सब देखकर एंजल के कंधों पर रोने लग जाती है। काफी इमोशनल मोमेंट था। प्रोफेसर फिर अपना दूसरा अटैक लॉन्च करता है, जिसमें ये रियो के साथ उन्होंने क्या क्या किया उसका वीडियो बनाकर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को दे देता है। जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिश होती है, नेशनल इंटेलिजेंस के कर्नल साहब एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि रॉबर्ट्स झूठ बोल रहे हैं और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। कर्नल साहब एक के बाद एक झूठ बोले जाते हैं और धीरे धीरे प्रोफेसर के बिछाए हुए जाल में फंसते जाते हैं। फिर इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर 2 और बड़े सबूत रिलीज करता है। एक वीडियो जिसमें वो टॉर्चर चेंबर का एजेंट बोल रहा होता है कि हमें कर्नल ने रियो को टॉर्चर करने के लिए 2 लाख यूरोज दिए थे। और फिर प्रोफेसर इसके और कर्नल के बीच हुए ऑफिशियल मेल कम्युनिकेशन को भी लीक कर देता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सामने बैठे मीडिया के फोन में ट्रांसफर होती है, जिसके बाद कर्नल की सिट्टी गुल हो जाती है। प्रोफेसर को पता होता है कि इसका सीधा असर टेंट में मौजूद दूसरे कर्नल पर पड़ेगा, मतलब उस ऑपरेशन का हेड। ये भाई फिर अपनी जान बचाने के लिए सियारा की कुर्बानी दे देता है और सारा इल्जाम उसके सर पर डाल देता है। प्रोफेसर ने सियारा के भी मेल्स लीक किए होते हैं, तो इसके पास एक्सेप्ट करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। एक वार में 2 शिकार। प्रोफेसर फिर कुछ स्पेशल माइनर्स के साथ अपनी आगे की प्लानिंग शुरू कर देता है, जिनका लीडर होता है डेनवर के कजिन का बाप, मतलब मनीला के पप्पा।
अब ये मॉस्को का सगा भाई है या दूर का रिश्तेदार है डिटेल में नहीं पता, बट इतना समझ लो दोनों काफी क्लोज थे। प्रोफेसर फिर आगे का प्लान समझाने के लिए इंसारो की क्लास लेता है। लाइब्रेरी में जब उस लेडी को पूरी तरह से होश आता है तब वो आर्टुरो के ऊपर रेप का इल्जाम डाल देती है, बट आर्टुरो इसे ये बस तेरा एक सपना था ऐसा बोल के चुप करा देता है। नायरोबी के डेथ के बाद नीचे गोल्ड पिघलाने वाले वेल्डर्स की लीडरशिप मोनिका अपने हाथों में ले लेती है और फिर डेनवर अंदर से सोना ला ला के इनके काम में हाथ बटाता है। सारे लोग काम को झटपट खत्म करके वहां से भागने की तैयारी में होते हैं। उधर बंकर में टोक्यो गांडिया को बोलती है कि तेरे बॉडी से बम के टुकड़े निकालने में मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। इन टुकड़ों की वजह से गांडिया ठीक से अपनी बॉडी नहीं हिला पा रहा होता है और अब रॉबर्स किसी भी वक्त दरवाजा तोड़कर अंदर आ सकते हैं। मतलब इसके पास टोक्यो की हेल्प लेने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये फिर टोक्यो के सिर्फ हाथ खोलता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे गांडिया की बॉडी से बम के टुकड़े निकालने लगती है, बट फिर ये गर्दन पर लगे बड़े से टुकड़े को उसके रीढ़ की हड्डी में दबा के उसे बेहोश कर देती है। गांडिया का काम तो समझो अब हो गया। रियो फिर दीवार में होल कर अंदर देखता है कि गांडिया जमीन पर पड़ा है। उसे लगता है कि टोक्यो ने इसे मार दिया। ये लोग फिर जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और उसकी पल्स चेक करते हैं। लकीली ये जिंदा होता है, बट आई थिंक इसकी बॉडी अब पैरालाइज्ड हो चुकी है। रियो फिर टोक्यो को नायरोबी की मौत की खबर सुनाता है और फिर इसका ज़बरदस्त इमोशनल ब्रेकडाउन होता है। प्रोफेसर फिर अपना अगला अटैक लॉन्च करता है और सारी दुनिया को बताता है कि कैसे पुलिस ने पहले रकेल को मारने का नाटक किया और फिर उसे इल्लीगली 24 घंटे से ज़्यादा अपने कैद में रखा। प्रोफेसर इस वीडियो के साथ साथ सारे सबूत भी रिलीज कर देता है और अब पुलिस के हेड उस कर्नल की भी शामत आती है। प्रोफेसर को पता होता है कि जैसे ही वो ये वीडियो रिलीज करेगा इंटरनल अफेयर्स के ऑफिसर जाकर रकेल को पकड़ लेंगे और उसे ऑफिशियली अरेस्ट करके अपने साथ ले जाएंगे। इसी ट्रांजिशन के वक्त प्रोफेसर रकेल को भगाने का प्लान बनाता है। ये लोग सियारा और इंटेलिजेंस के हेड को भी जाकर अरेस्ट करते हैं। इंटरनल अफेयर्स के ऑफिसर फिर रकेल को हथकड़ियां पहनाकर बाहर ले जाते हैं और बाहर खड़ी सारी पब्लिक इसके सपोर्ट में भागते आती है। ये लोग किसी तरह रकेल को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक सीन से, जिसमें हम बर्लिन और पलेर्मो के रिलेशन को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अब तक तो आप सारे जान गए होंगे कि पलेर्मो बर्लिन के प्यार में पूरी तरह पागल होता है, बट बर्लिन ताटियाना से शादी करने वाला होता है। बर्लिन इसे बताता है कि मैं तेरे फीलिंग्स को समझ सकता हूँ और मैं भी तुझे उतना ही पसंद करता हूँ, बट चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, तुझे जिस टाइप का प्यार मुझसे एक्सपेक्टेड है मैं वो तुझे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि बर्लिन स्ट्रेट होता है और उसे लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। बर्लिन फिर इसे बोलता है कि प्रोफेसर ठीक कहता है, हम दोनों को एक दूसरे से अलग होकर इस बैंक ऑफ स्पेन के लूटने के प्लान को इधर ही रोक देना चाहिए। और फिर पलेर्मो का दिल तोड़कर बर्लिन वहां से चला जाता है। इसके बाद पलेर्मो का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है और वो पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो देता है। पलेर्मो अब भी इस सदमे से बाहर नहीं आया है, इसलिए वो बिना सोचे समझे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा होता है। सियारा फिर मीडिया के सामने जाकर उस पर लगाए हुए सारे इल्जाम कबूल कर लेती है, बट फिर वो बोलती है कि इसकी मैं अकेले जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा बॉस कर्नल और स्पेन की गवर्नमेंट सब इस जुर्म के बराबर हकदार हैं। टीवी पर ये न्यूज़ देखकर कर्नल का शुगर लेवल गिरने लगता है और वो गवर्नमेंट की परमिशन लेकर सियारा को एक झूठा गवाह बताकर उसका अरेस्ट वारंट निकाल देता है। चलिए अब बात करते हैं प्रोफेसर के मास्टर प्लान के बारे में कि वो कैसे 26 पुलिस ऑफिसर के नाक के नीचे से रकेल को भगा लाएगा। प्लान कॉम्प्लिकेटेड है बट लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। प्रोफेसर को पता होता है कि जेल ले जाने से पहले पुलिस इसे कोर्ट ले जाकर ब्रीफिंग करेगी, जहां जज इसे सजा सुनाएगा और फिर ये सजा काटने के लिए जेल जाएगी। बट प्रोफेसर जानता है कि रकेल का केस मीडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, तो कोर्ट के मेन गेट पर ढेर सारे मीडिया वाले रकेल का वेट कर रहे होंगे। पुलिस वाले मीडिया से बचने के लिए मेन गेट के बदले पीछे पार्किंग से होते हुए कोर्ट जाएंगे। मतलब 26 पुलिस ऑफिसर की जगह अब बस 4 पुलिस ऑफिसर्स एक वैन में रकेल को पार्किंग लेकर जाएंगे। प्रोफेसर का प्लान रकेल को इसी पार्किंग लॉट से भगाने का होता है। लकीली इसी पार्किंग लॉट के बाजू में होता है एक बंद चाइनीज रेस्टोरेंट। प्रोफेसर के नए माइनिंग पार्टनर्स चाइनीज रेस्टोरेंट से एक टनल बनाकर पार्किंग लॉट में जाएंगे और उधर से रकेल को उठाएंगे। बट ये कोर्ट का पार्किंग एरिया है, मतलब इधर कोने कोने पर कैमराज लगे होंगे और इधर काम आते हैं प्रोफेसर के पाकिस्तानी हैकर्स, जो इसी पार्किंग लॉट के सारे सिक्योरिटी कैमराज हैक कर लेंगे। आई नो कि आप लोग ये सुनकर परेशान हो गए हो, बट एक बार और सुन लो। हर बार की तरह इस बार भी प्रोफेसर ने ऑलरेडी इसकी तैयारी की होती है कि अगर जस्ट इन केस कोई मेंबर पकड़ा भी जाता है तो उसे क्या करना चाहिए। सिंपल, प्रोफेसर बोलता है कि अगर तुम पकड़े गए और पुलिस तुम्हें लेकर कोर्ट चली गई तो तुम उन्हें सब कुछ सच सच बता दोगे, हमारा सारा प्लान एकदम डिटेल में।
एकदम मतलब एकदम डिटेल में, विथ ऑल साइंस फिजिक्स इंजीनियरिंग सब। उनको इतना डीप में जाकर टेक्निकल बातें बता दो कि जज खुद परेशान होकर ब्रेक ले लेगा, क्योंकि एक लिमिट के बाद हमारा दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना बंद कर देता है और वो बोर हो जाता है। इन शॉर्ट, उसे ब्रेक चाहिए होता है। प्रोफेसर इस प्लान को फिर नाम देता है प्लान पेरिस। तो प्रोफेसर के प्लान पेरिस के मुताबिक रकेल पार्किंग से होते हुए अंदर कोर्ट में जाती है। उसी दौरान प्रोफेसर की माइनिंग टीम खुदाई करके चाइनीज रेस्टोरेंट से पार्किंग के बीच टनल बना रही होती है। रकेल जज साहब के सामने बैठकर प्रोफेसर के प्लान का पूरा चिट्ठा खोल देती है, छोटी से छोटी चीज एकदम डिटेल में। तो बेसिकली रकेल इन खुदाई करने वालों के लिए टाइम इकट्ठा कर रही होती है, क्योंकि 11 मीटर से लंबी टनल हाथों से खोदने में टाइम तो लगेगा ही। उधर कोर्ट में रकेल चुप होने का नाम ही नहीं ले रही होती है। रात का 1 बज गया, फिर भी रकेल के टेक्निकल डिटेल्स चले ही होते हैं। जज साहब फाइनली हार मान लेते हैं और अगली सुनवाई दूसरे दिन सुबह की रख देते हैं। पुलिस वाले फिर रकेल को पार्किंग लॉट से लेकर जेल चले जाते हैं। प्रोफेसर के हैकर्स पार्किंग का सीसीटीवी कैमरा हैक करके इस चीज को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें साफ साफ दिख रहा होता है कि 4 पुलिस वाले रकेल को वैन में बिठाकर वहां से ले गए। फिर ये हैकर सारे सीसीटीवी कैमरास पर पुरानी रिकॉर्डिंग चलाते हैं। मतलब अगर प्रोफेसर के माइनस दीवार तोड़कर अंदर आ भी गए तो सिक्योरिटी गार्ड्स को लगेगा कि सब ठीक है। माइनर्स फाइनली टनल के एंड तक पहुंचते हैं, बट अब सामने दीवार होती है जिसे तोड़ने के लिए उन्हें हैवी मशीनरी यूज करनी पड़ेगी, जिससे काफी आवाज आएगी। मार्सिल फिर पार्किंग के बाहर अपनी गाड़ी लगाकर जोर जोर से गाने बजा देता है। इससे पहले कि सिक्योरिटी जाकर मार्सिल को वहां से भगा दे, गाने की लाउड आवाज की मदद से माइनर्स दीवार तोड़कर अंदर आते हैं। बट वेट, रकेल तो चली गई और वो सीधा सुबह ही वापस आएगी। तब तक ये लोग पार्किंग में क्या करेंगे? ये लोग फिर रातों रात पार्किंग के एक कॉर्नर में छोटा सा रूम बनाकर उसके अंदर अपना भेस बदलकर छुप जाते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर से पुलिस रकेल को पार्किंग के थ्रू कोर्ट रूम में लेकर जाती है। अंदर कोर्ट में जाकर रकेल अपना स्टेटमेंट बदल देती है और बोलती है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया, मुझे आगे कुछ टेस्टिफाई नहीं करना। जज फिर खुशी खुशी उसे सजा सुनाकर वापस जेल भेज देता है। बट वापस आते हुए प्रोफेसर के हैकर सीसीटीवी कैमरा में पिछले रात की रिकॉर्डिंग चलाते हैं, जिसमें दिखाई देता है कि रकेल को 4 पुलिस वाले वैन में बिठाकर ले गए। अब पार्किंग लॉट में तो हमेशा ही अंधेरा होता है, तो किसको समझने वाला है कि रिकॉर्डिंग दिन की है या रात की। जैसे ही पुलिस रकेल को लेकर पार्किंग में आती है, भेस बदले हुए प्रोफेसर के माइनर्स उनके सामने आते हैं और उन चारों ऑफिसर्स को बंदूक दिखाकर रकेल को वहां से लेकर भाग जाते हैं। ये लोग फिर पुलिस वालों को बांधकर उन्हें नकली बम पहना देते हैं और रकेल की जगह एक दूसरी लड़की को वैन में बिठाकर जेल भेजते हैं। ये लोग इन ऑफिसर्स को बोलते हैं कि अगर किसी ने होशियारी करने की कोशिश की तो सारे मारे जाओगे। पुलिस वाले नकली रकेल के साथ जेल जाते हैं और असली रकेल चाइनीज रेस्टोरेंट में लगी उस टनल को यूज करके वहां से भाग जाती है और जाकर मार्सिल को मिलती है। परफेक्ट प्लान, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, क्लासिक प्रोफेसर। उधर बैंक की लाइब्रेरी में आर्टुरो फिर से उस लेडी को परेशान कर रहा होता है। सारे हॉस्टेजर्स फिर उस लेडी के सपोर्ट में आकर आर्टुरो पर भड़क पड़ते हैं। इन पर नजर रखने वाला रॉबर फिर आकर मामला ठंडा करने की कोशिश करता है, बट आर्टुरो इसका ध्यान भटकाकर इसकी गन इससे छीन लेता है और वहां से भागने की तैयारी करता है। ये बंदा सच में किसी काम का नहीं है, सच में। और इधर मनीला अपना कवर ब्लो करके सिचुएशन को अपने हाथों में ले लेती है। पिछले एपिसोड में इसने भागने का नाटक करके डेनवर से बंदूक ली होती है। इसी बंदूक की मदद से मनीला आर्टुरो के पैर पर गोली मार के उसे रेप के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। लगता है ये रॉबर्स का भी अपना अलग इंटरनल कानून है। नैरोबी की मौत को लेकर हेलसिंकी सदमे में चला जाता है, जिसे देखकर पलेर्मो को अपने पुराने दिनों की याद आती है। ये फिर इसे समझाता है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए और फिर दोनों इमोशनल होकर एक दूसरे को सहारा देते हैं। ओके, सो गांडिया पकड़ा गया, आर्टुरो पकड़ा गया, रकेल छूट गई। तो हमने जो एपिसोड 7 के स्टार्ट में देखा वो क्या था? ऐसा क्या होने वाला है अब कि सिचुएशन इतनी बिगड़ जाएगी? अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो सब भी प्रोफेसर के प्लान का हिस्सा था, पुलिस को और ज्यादा उल्लू बनाने। प्रोफेसर ने गांडिया को इसीलिए जिंदा रखा होता है ताकि वो उसकी मदद से बाहर कर्नल को कांटेक्ट कर सके। गांडिया पूरी तरह से तो पैरालाइज नहीं हुआ, बट उसके एक हाथ ने काम करना बंद कर दिया है। मतलब अभी चाहते हुए भी हीरोगिरी नहीं दिखा सकता, विलनगिरी नहीं दिखा सकता। रॉबर्स फिर गांडिया को बंदूक की नोक पर पैनिक रूम में ले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि कर्नल को कॉल कर और जैसा हम बता रहे हैं वैसा उसे बता। पहले तो गांडिया होशियारी दिखाकर फोन लेकर कर्नल को सब सच सच बता देता है, बट ये एक ट्रायल कॉल होता है और फोन के दूसरे एंड पर कर्नल नहीं प्रोफेसर होता है। ये लोग इसे बोलते हैं कि नाइस ट्राई।
फिर इसे इसके फैमिली के बारे में ब्लैकमेल करके बोलते हैं कि अगर उनके पास सुरक्षित वापस जाना है तो जैसा बोल रहे हैं वैसा ही कर, तू अब जो भी करेगा नेक्स्ट ट्राई तेरा लास्ट ट्राई होगा। गांडिया फिर इनके कहने के मुताबिक कर्नल को कांटेक्ट करके बोलता है कि मैंने नायरोबी और टोक्यो दोनों को मार दिया है, बट रॉबर्ट्स को अब मेरे पैनिक रूम की लोकेशन पता चल गई है। मेरे पास छुपने के लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं अभी किसी तरह इनसे बचते बचाते ऊपर टेरेस पर जा रहा हूँ, तो मेरे लिए प्लीज़ वहाँ पर हेलीकॉप्टर भेजना। वही सेम सीन जो हमने एपिसोड 7 के स्टार्ट में देखा था। प्रोफेसर ने ऑलरेडी पुलिस के सारे कम्युनिकेशन लाइंस हैक किए होते हैं। मतलब पुलिस जब मिलिट्री से हेलीकॉप्टर की मांग करती है तो वो कॉल मिलिट्री को नहीं बल्कि प्रोफेसर को जाता है, और वो हेलीकॉप्टर मिलिट्री का नहीं बल्कि प्रोफेसर का होता है, जिसे मार्सिल उड़ा रहा होता है और उसके अंदर रकेल बैठी होती है। तो प्रोफेसर को मिलिट्री का हेलीकॉप्टर कहाँ से मिल गया? वेल, ब्लैक मार्केट से। ब्लैक मार्केट में सब कुछ मिलता है, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, हैंड सैनिटाइजर, टॉयलेट पेपर, सब कुछ। डेनवर फिर गांडिया के काले कपड़े पहनकर ऊपर टेरेस पर जाता है और उसके पीछे रॉबर्ट्स नकली गोलियां चला रहे होते हैं। रकेल फिर हेलीकॉप्टर से नीचे रस्सी फेंककर टेरेस पर उतरती है और फिर डेनवर उसे लेकर अंदर चला जाता है। और वो जो पुलिस का स्नाइपर रॉबर्ट को निशाना बनाकर कर्नल से गोली चलाने की परमिशन मांग रहा होता है, टोक्यो उसका भी कम्युनिकेशन टैप करके उसे हैंडल कर लेती है। इसके बाद मार्सिल हेलीकॉप्टर लेकर वहां से भाग जाता है और पुलिस समझ जाती है कि प्रोफेसर ने फिर से इन सारों का जबरदस्त आर्टूरो काटा है। इसी बीच गांडिया फिर से भागने की नाकाम कोशिश करता है, बट बगोटा उसे पीट पीट कर उसका पंचिंग बैग बना देता है। फिर सब लोग खुशी खुशी रकेल का स्वागत करते हैं, बट सियारा ने अभी तक हार नहीं मानी होती। इससे पहले कि कर्नल पुलिस भेजकर उसे पकड़ ले, ये अपने घर से भाग जाती है और प्रोफेसर को ढूंढने के पर्सनल मिशन पर निकल पड़ती है। थोड़ा दिमाग लगाने पर यह समझ जाती है कि उसके और कर्नल के अलावा रकेल से मिलने कॉफ़ी लेकर बस एक ही पुलिस ऑफिसर गया था। ये फिर उसके सोसाइटी में जाकर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को डरा धमका कर सारे सीसीटीवी फुटेजेस देख लेती है। स्विमिंग पूल और पार्किंग वाले कैमरा ने प्रोफेसर के कारनामे रिकॉर्ड कर लिए होते हैं। ये फिर बाहर वाले पार्किंग कैमरे की मदद से प्रोफेसर की गाड़ी का नंबर निकालती है और अपनी सेटिंग यूज करके उसे ट्रैक करते हुए प्रोफेसर के नए खुफिया अड्डे पर पहुंच जाती है। और यहाँ होता है एपिसोड 8 एंड सीजन 4 खत्म। ऑब्वियसली इसका सीजन 5 आएगा, बट इस बार रॉबर्ट्स नहीं बल्कि प्रोफेसर खुद खतरे में है। तो देखना यह है कि कैसे प्रोफेसर अपना दिमाग यूज करके सियारा से बचता है और कैसे सोने समेत बैंक में फंसे हुए उसके टीम मेंबर्स को बाहर निकालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।